नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा तोहफा उनको सरकार की तरफ से मिल गया है, कोर्ट की तरफ से मिल गया है। एक ऐसा तोहफा जिसकी उम्मीद इस देश में सोनिया गांधी, कांग्रेस के लोग तो क्या, बल्कि जो अंधभक्त हैं, जिनको मोदी जी का हर काम अच्छा नजर आता है, वो भी नहीं करेंगे। जो हर वक्त मोदी की तारीफ करते हैं, उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी। वो तोहफा सोनिया गांधी को दे दिया गया है। सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के दिन नोटिस दिया गया है, और एक ऐसी चीज के लिए जो सबको पता है कि बहुत बड़ा झूठ है। कई बार लोग ही, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, लोग जो है इसका प्रमाण देश के सामने रख चुके हैं, सरकार को आईना दिखा चुके हैं उनकी नागरिकता को लेकर के, उनके वोट देने के अधिकार को लेकर के, वोट देने के समय को लेकर के, मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के समय को लेकर के आईना दिखा चुके हैं लोग। पर सरकार है कि बाज नहीं आती है। खैर, अब नोटिस उनको इशू हो गया है। उस मामले पर प्रियंका गांधी ने एक रिएक्शन भी दिया है। सुनवाइए जरा रिएक्शन। मैम, नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का आरोप है। वोट डाला है देश में। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर क्यों? क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। सर, न उम्र का लिहाज है, न पद का लिहाज है, न योगदान का लिहाज है, न विरासत का लिहाज है, किसी चीज का लिहाज नहीं है। कितना सही है सोनिया गांधी को नोटिस दिया जाना, पहली चीज, और फिर जन्मदिन के दिन नोटिस दिया जाना, दूसरी चीज। एक और घटना की याद दिलाना चाहता हूं मैं सर, अगर याद हो, भूपेश बघेल के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। उनके बेटे की गिरफ्तारी उस दिन हुई जिस दिन उनके बेटे का जन्मदिन था, और मामला वही महादेव ऐप जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में इतना भूचाल आ गया, लेकिन एक शब्द कोई भाजपाई नहीं बोला, कोई भाजपा का नेता नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बोला। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कई बार राम प्रकाश जी मुझे आपके ऊपर और कभी प्रियंका गांधी के ऊपर, कभी कभी मुझे लगता है कि आप कुछ गलत, ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं चीजों को, या सरकार की शर्मनिरपेक्षता को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अरे भाई, जो आदमी, जो सरकार, जो सिस्टम 61 साल पहले दुनिया छोड़ चुके नेहरू जी को नहीं बख्शता। ठीक, अपने इंदिरा गांधी कब गई थी? 84 के अंदर। 41 साल उनको हो गए हुए, उनको नहीं बख्शता। 91 में राजीव गांधी गए थे, 34 साल उनको हो गए, उनको नहीं बख्शते। तो आपको क्या लगता है कि इंदिरा, सोनिया गांधी तो फिर भी जीवित थे, और जन्मदिन है तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है उनको? भूपेश बघेल का बेटा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो, इनके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। 150 साल पुराने वंदे मातरम में अब कोई उसके अंदर अपनी बहादुरी खोजने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। बंकिम बाबू को बंकिम दा कह करके बोल रहे थे सदन के अंदर। राजनाथ सिंह अपना टेम्पर लूज कर रहे थे सदन के अंदर। इन सब चीजों को आप एक बार जोड़ के देखेंगे जरा क्या हो रहा है। कल जो प्रियंका गांधी ने किया संसद के अंदर, कभी आपने देश में किसी प्रधानमंत्री का झूठ, अर्ध सत्य और पूर्ण झूठ, कल कभी किसी को इतने बुरे तरीके से सदन के पटल पर एक्सपोज होते हुए देखा है क्या? तो अब आप एक चीज मान करके चलिएगा, जिन चीजों की आप बात करते हैं, जिन चीजों की प्रियंका गांधी बात कर रही है कि वो 80 साल की होने वाली हो, इनको इस बात से कोई 80 साल की छोड़िए, वो तो नेहरू को नहीं बख्शते भाई साहब। वो हमारे पुराने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, उनमें से किसी को नहीं बख्शते, सरदार पटेल को छोड़ करके। तो ये उनकी चाल चरित्र और चेहरे का हिस्सा है, आप इसको अन्यथा मत लीजिए बिल्कुल भी। और जन्मदिन के दिन सम्मन जारी हो गए, नोटिस जारी हो गया, इनके लिए क्या बड़ी चीज है? ये जन्मदिन के दिन गिरफ्तारी कर लेते हैं। आपने बताया भूपेश बघेल के बेटे को, तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है ये। तो आपको एक बात इससे भी बुरी याद दिला दूं आपको, वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, याद है? और उस दिन उनके घर पे रेड करवा दी थी। हिमाचल प्रदेश का उससे सीनियर आदमी किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का हो ही नहीं सकता, और उनका जो योगदान था पूरे हिमाचल के प्रति जिस तरीके से, उस दिन उनके घर पे रेड करा दी, बारात आई हुई थी। तो इन लोगों के लिए बहुत सामान्य चीज है, और इसको एक सैडिस्टिक प्लेजर के रूप में एंजॉय करते हैं। आपको इसमें नैतिकता, आप इसमें नैतिकता ढूंढने लग जाते हैं। प्रियंका गांधी कहती है कि 80 साल की होगी बेचारी, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठ है, लेकिन उनको बख्श देना चाहिए। क्यों बख्श देना चाहिए भाई साहब? एजेएल को लेकर के
अदालती कार्रवाई अभी भी अदालत का ऑर्डर आना बाकी है, सबनिंग हो या ना हो। उससे पहले दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के साथ पर्चा दर्ज कराया कि नहीं कराया 3 अक्टूबर को? और उसको उसको बताया कब? संसद शुरू होनी थी 1 दिसंबर से, 29 नवंबर को उसको लीक करा दिया कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया। तो इनको इन बातों से मतलब थोड़ी कि अदालती कार्रवाई ऑलरेडी विचाराधीन है, वेदर टू समन देम और नॉट, एजेएल के केस के अंदर। उसके बाद एफआईआर एक और दर्ज करा दी। तो अगलों के हाथ में भाई बंदूक है तो फायर करेंगे ना वो। उनको कई ये शासन प्रशासन ये सारी चीजें उनको तो ये इस काम के लिए ही मिली है कि स्कोर सेटल कर रहे हैं। आप बताइए, वंदे मातरम को लेकर के 150 साल पुराने स्कोर्स अपनी कुंठाओं को मिटाने के लिए, केवल इसलिए कि बंगाल में पैर रखने का एक जगह मिल जाए, किस तरीके से एम्बेरस हुए प्रधानमंत्री आपने देखा कल सदन के अंदर। किस तरीके से तृणमूल के साथी ने, सांसद ने क्या कहा कि आप बंकिम दा, उनको बंकिम बाबू को आप बंकिम दा कह रहे हो, और फिर सॉरी 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 करके प्रधानमंत्री को ये टू कट ए सॉरी फिगर। आप पूरे सिस्टम को देखिए राम प्रकाश जी, जिस तरीके से सत्ता को हाँकने का, सिस्टम को हाँकने का, सत्ता चलाने के लिए होती है। ये क्या कहते हैं बात कि सत्ता सेवा का माध्यम है, लेकिन हकीकत में क्या है? सत्ता इस देश में विरोधियों को हाँक के कट्टू साइज करने का एक माध्यम बनाया इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 11.5 साल हो गए। यही मामला अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीजीएम खारिज कर चुके हैं सितंबर में, ध्यान होगा ना आपको, 11 सितंबर को खारिज किया था। उसके बाद वो जो एप्लीकेंट है, कोई विकास त्रिपाठी करके है एप्लीकेंट, उन्होंने अपील डाली और राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया उसके ऊपर। वो क्या है कि आपने मतदाता बनने से पहले वोट बनवा ली और वोट मतलब गलत वोट बनवा करके वोट का अधिकार प्रयोग किया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। पब्लिक डोमेन में तमाम डॉक्यूमेंट्स कई बार आ चुके हैं दोनों पक्षों की तरफ से। और अगर ऐसी कोई भी बात होती जो लोअर कोर्ट थी 11 सितंबर को, तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे वैभव चौरसिया साहब, उन्होंने 11 सितंबर को ये याचिका खारिज की थी, इन्हीं महोदय की थी, विकास त्रिपाठी की। उन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्ट कोट एंड कोट में कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन हो जाएगा। उसके बावजूद भी दिल मांगे बोर, तो उसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी, अपील फाइल कर दी। तो अब उस पर नोटिस जारी हुआ है 6 जनवरी के लिए, और उसमें इनको भी जवाब देना पड़ेगा। जो अदालत ने, जैसा कि होता है तमाम सरकारी विभागों से, वो रिकॉर्ड भी मांग लिए हैं जो इससे रिलेटेड जो है, और पुराना सारे का सारा मामला। अगली सुनवाई इसमें 6 जनवरी को होगी, और स्टेट को भी जवाब देना पड़ेगा और सोनिया गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो निचली अदालत थी एसीजीएम की अदालत, उसमें जवाब नहीं दिया था क्या? तो यहाँ कोई जवाब चेंज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आप समझिए, कल लोकसभा के अंदर जो बंद पिटी, आज राज्यसभा के अंदर वही चर्चा हो रही है। प्लस कल लोकसभा में जो आईना दिखाने का काम, हकीकत में अगर 11.5 साल में आपने विपक्ष का कोई रौद्र रूप देखा होगा तो वो कल का दिन था। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, जिसको कहते हैं ना कि झाड़ करके जो इनको औकात दिखाई, और पूरे के पूरे तथ्यों को लेकर के, प्रधानमंत्री ने कैसे आधा झूठ बोला नेहरू की चिट्ठी को लेकर के, नेहरू का बंकिम दा के उसके कम्युनिकेशन को लेकर के, ये सारी की सारी चीजें, आपको क्या लगता है उसमें नैरेटिव बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? अब कल के अखबारों में खबर क्या होगी, सोनिया गांधी का नोटिस या संसद के अंदर जो आज राहुल गांधी करने वाले हैं 3 बजे वो। तो इन भाइयों को नैरेटिव बदलना है, और उसके लिए सारे पॉमेरियन तैयार बैठे हैं सुबह से। उसके अलावा कोई खबर ही नहीं बचेगी। अब कल सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे ये खबर होगी, और जो राहुल बोलेंगे, जो आज मनीष तिवारी ने बोला, जो अखिलेश यादव ने बोला, अखिलेश यादव ने आज पूरी चुनाव प्रक्रिया की बखिया उधेड़ के रख दी सदन के अंदर। जिस तरीके से मनीष तिवारी ने बहुत तथ्यों के आधार पर पूरी बातें फड़ी रखी, वोट चोरी से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के। तो भाई साहब क्या करें वो? आपको क्या लगता है कि रोज यही सब होता रहे उनके साथ, कि कल प्रियंका ने आईना दिखा दिया, आज राहुल गांधी दिखा जाएंगे, तो ये कहां जाए बेचारे? तो इनके पास यही है कि पर्चे मुकदमे जारी करवाओ अपने चैनलों को, विकास त्रिपाठी को बोलो, किसी को बोलो, नोटिस जारी हो जाएगा, मेन खबर गायब हो जाएगी, छुट्टी, बात खत्म। इस काम की तो चैंपियन है पिछले 11.5 साल में, और कोई काम किया हो तो बता दीजिए आप। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस सरकार का, इसको कतई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और प्रियंका गांधी जरूर से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए भाई? ये तो स्वर्ण एनिमी है ये परिवार। तो आप तो सोनिया गांधी की बात कर रही है, शी इज स्टिल अलाइव। तो नेहरू जी को बख्श दिया क्या? सदन के अंदर खड़े होकर राजीव जी के बारे में किस तरह की टिप्पणियां करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें करते हैं, इंदिरा जी के बारे में जो बात करते हैं, ये बहुत गहरी कुंठा है। ये कुंठा जो है ये इसी तरीके काम कराती है। क्यों छोड़ देंगे? कभी सोच ही नहीं सकते। जहां तक चाहेंगे फंसाएंगे।
आखिरी दम तक। प्रियंका गांधी तो लगातार इस तरीके के चैलेंज दे ही रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, संघ को। कल सदन में ही उन्होंने कहा है कि भाई आप नेहरू जी के तमाम कमियों की, तमाम गलतियों की पूरी लिस्ट बनवा लीजिए और फिर एक दिन लोकसभा अध्यक्ष से समय लेकर के चर्चा करा लिया जाए। आखिर जब कांग्रेस खुद इन चीजों को चाहती है कि शॉर्ट आउट करे, तो भाजपा का क्यों नहीं शॉर्ट आउट करती है? अगर भाजपा को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर तो शॉर्ट आउट कर ले चर्चा एक बार इन सब चीजों को। सोनिया, एक चीज, एक तो ये हो गया सर, एक और चीज, भाई जब सुनवाई होगी और सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो कोर्ट क्या ऐसे लोगों को कुछ ऐसी सजा देने की स्थिति में है कि नजीर बने कि आप बिना मतलब गांधी, भाई राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी एक सवाल पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो इतने सालों से वो कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको हल नहीं करती है कोर्ट। क्यों नहीं करती है? सोनिया गांधी को ये मामला, सोनिया गांधी के लिए ये मामला उठाया जा रहा है, कोर्ट आखिर इन चीजों को कोर्ट स्वीकार कैसे कर लेती है, आगे कैसे बढ़ा देती है? और ऐसे मामलों में लोगों के सामने सजा करके, जुर्माना करके, जो भी करके नजीर क्यों नहीं बनाती कोर्ट, ताकि किसी को टारगेट करके इस तरीके की हरकतें ना की जाए, न्यायपालिका का समय वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका पे वैसे ही बहुत लोड है। राम प्रकाश जी, फिर आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं। आप केवल एक बात को सोचिए, एजेएल के मुकदमे में कुछ होता, रॉबर्ट वाड्रा के मुकदमे में कुछ होता, इस मुकदमे में कुछ होता, राहुल गांधी की नागरिकता के मुकदमे में कुछ होता, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को मान आने के मुकदमे में सजा करा करके संसद से बाहर किया जाता है? क्या लगता है आपको? 2011 से सुब्रमण्यम स्वामी लगे हुए कि नहीं लगे हुए जेल के अंदर? 2011 से वो व्यक्ति लगा हुआ है। 2025 में 3 अक्टूबर को दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिना रोज एवेन्यू कोर्ट के फैसले आए हुए कि समनिंग करनी है कि नहीं करनी, उससे पहले एक एफआईआर लॉन्च कर देती है। सोचिए आप, और उस एफआईआर को गुप्त रखा जाता है कितने दिनों तक? 27 और 29, 28, 55 दिन तक, और 56वें दिन उसको एक्सपोज किया जाता है कि ये एफआईआर दर्ज हुई है, बैकडेट 3 अक्टूबर को। तो ये अगर राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अगर नकली मिल जाए तो आपको क्या लगता है पक्ष लेते क्या? तो पेंडिंग क्यों चल रहा है? कि केवल न्यूज साइकिल के लिए खबरों में बना रहे नेगेटिविटी, जब भी कभी आपको जरूरत पड़े उसको धीरे से छोड़ दो सुन रहे को। ऐसे ही एजेएल को छोड़ दो। एजेएल में कौन सा 1 रुपए का ट्रांजेक्शन जरा बता सकता है कोई? 1 रुपए का। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट हैविंग ए सिंगल पेनी ऑफ मनी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें कोई ऐसे ही है क्या? दीज आर प्री प्लान्ड थिंग्स। जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि 64 साल पहले जो आदमी इस देश को छोड़ के चला गया उसको भी नहीं बख्श रहे। और अगर गांधी नेहरू को छोड़ दो और मुस्लिमों को छोड़ दो तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास और आरएसएस के पास बच क्या जाएगा? फिर कहने को कुछ बचेगा? कोई एक भी भाषण पूरा नहीं होगा, कोई नैरेटिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रह रह करके इस तरह की चीजें कुरेद के बाहर लाई जाती रहेंगी। ये शुरुआत है भाई, अंत नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाड्रा के खिलाफ 1 रुपए का कोई चीज प्रूव कर पाते हैं ऑन फाइन तो बाहर होते क्या? आपको लगता है ऐसा? सोनिया गांधी को तो ईडी पूछताछ कर चुकी है 4 दिन तक, राहुल गांधी को 5 दिन तक 55 घंटे पूछताछ की कि नहीं की? क्या हो गया? अरेस्ट क्यों नहीं कर दिए? पता है ना उनको, केवल ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। ऑप्टिक्स आपने क्रिएट कर दी, एक वीडियो का फ्रेम बन गया, उसके बाद बाकी सारे काम चैनल्स कर देंगे। जो आपका पमेरियन मीडिया है, चाहे वो चैनल हो चाहे प्रचार पत्र हो, वो भी तो इसी को सिस्टम का हिस्सा है ना, उसको आप क्यों भूल रहे? आज संसद के अंदर जो सवाल उठे हैं, जिस तरीके से रामपुर बाई इलेक्शन से लेकर के तमाम चुनावों का अखिलेश ने जिक्र किया, अभी जब मैं और आप बात करें तब तक राहुल गांधी नहीं बोले। राहुल गांधी तो अपने हिसाब से डेटा के साथ आएंगे, फिर वही सारी धज्जियां उड़ेंगी, फिर विपक्ष सत्ता पक्ष फिर शोर करेगा। तो तमाम चीजें आप अब नाम देखिए क्या है। विपक्ष की क्या मांग थी पहले 2 दिन तक जब नारेबाजी हुई संसद के अंदर कि एसआईआर पर खुलकर चर्चा कराई जाए, आप किस तरीके से एसआईआर करा रहे हैं, यही चर्चा थी ना। भाइयों ने क्या चर्चा रखी? चुनाव सुधारों के ऊपर। कौन से चुनाव सुधार हो रहे हैं इस पर देश में इस समय? कौन सा नैरेटिव है चुनाव सुधारों को? बता दीजिए। वन नेशन वन, भाजपा का एक सांसद अभी बोल रहा था, बोला 1 नेशन 1 इलेक्शन से ये फायदा हो जाएगा। बताओ, अगर इतनी बढ़िया चीज थी तो अटल जी पहले लागू नहीं कर देते इसको? सवाल वो नहीं है। सवाल केवल क्या है कि किसी भी ओरिजिनल मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए वंदे मातरम निकाल लाए। अब वंदे मातरम भारी पड़ गया। आज अमित शाह क्या करेंगे सदन के अंदर? तो ये सारी चीजें, राजनाथ को कभी आपने ऐसे नाराज होते हुए देखा है क्या जिस तरीके से कल वो बिंद के? क्योंकि उनको अंदर से पता है कि बैकफायर हो गया है। ये सारा मामला प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कल आर्टिकुलेट किया, जिस तरीके से बाकी कांग्रेस के सांसदों ने, बाकी विपक्ष के सांसदों ने, महुआ मोइत्रा ने, जो वेस्ट बंगाल के सांसद थे,
किसी ने भी तो नहीं बख्शा भाजपा को। और त्रासदी देखिए, इतना सब होने के बावजूद बेचारे आज फिर उन्हीं कुतर्कों के ऊपर राज्यसभा में बहस करने को विवश है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो पहले से फिक्स हो गया था। तो राम प्रकाश जी ये बेचारे कभी लोकतंत्र में संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर इनकी कोई निष्ठा थोड़ी है उसमें। ये तो फंस गए तो चर्चा करानी पड़ेगी। जब एसआईआर पे फंसते तो इन्होंने सोचा वेस्ट बंगाल का एक मामला पकड़ लेते और वंदे मातरम ले आते। वंदे मातरम में जो कल खालूदड़ी, जो आज खालूदड़ेगी, अभी खड़गे साहब बोल रहे थे जब मैंने आपने बातचीत शुरू की। तो आप सोचिए इनके साथ बन क्या रही है। अंदर से जो कुंठा 100 साल की है इस विचारधारा की, उसको रिफ्लेक्ट करना है किसी ने किस रूप में, और वो ये दिखाना कि देखिए हम सत्ता में हैं, हम किसी भी चीज का नोटिस करा देंगे। राहुल गांधी का मुझे एक बात बता दीजिए आप, अगर वो विदेशी नागरिक है तो बाहर क्यों नहीं कर देते भाई? तो इतने साल मुकदमा चलाने की क्या जरूरत है? एमपीएमएलए कोर्ट अलग से बन गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश है कि 1 साल के अंदर फैसला करो। करो ना, फिर क्या दिक्कत है उसमें? जितने भी केसेस है सारों का करो फैसला। एजेल का केस 2011 से चल रहा है ना, आज तो 2025 है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या हुआ? आ जाओ। लेकिन नहीं, मानहानि के केस में गुजरात की लोअर कोर्ट में सजा कराई पूरी 2 साल की, हाई कोर्ट से अपहेल्ड कराई। ये तो शुक्र सुप्रीम कोर्ट का था कि उन्होंने उसको कन्विक्शन को स्टे कर दिया। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप समझिए क्या, राहुल गांधी ना तो विपक्ष तब उस समय जो थे सांसद रहते और ना चुनाव लड़ पाते 2 साल तक। गेम तो वो था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा कि आज आपको ऐसे काटे तर्क देने पड़ेंगे कि आप मुझे कन्विंस कर सको कि सजा गलत हुई। तब जाकर के उनको कन्विक्शन स्टे हुआ, वरना इन्होंने तो खेल कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट में कितने फैसले आपने ऐसे होते देखे हैं कि आपने अपील डाली उसमें फैसले की और उन्होंने कहा कि नहीं हम इसका वो इंटरिम नहीं, हम तो पूरा फैसला ही कर देंगे, और 3 महीने में वही फैसला अपहेल्ड कर दिया लोअर कोर्ट का, 2 साल की सजा। पूरी दुनिया में एक केस बताइए मुझे कि मानहानि के केस में विपक्ष का जो नेता इतना बड़ा हो उसको संसद से दस्ता खाली वो करा दी जाए, मकान खाली करा दिया जाए। क्यों? कारण उसको समझिए। तो सोनिया गांधी का केस जो आज नोटिस हुआ है बहुत बोना नजर आएगा आपको भी, प्रियंका गांधी को भी। प्रियंका तो संसद में थी, संसद से बाहर आई तो जर्नलिस्टों ने पूछा कि साहब सोनिया जी में केस दर्ज हो गया। दोनों पूछा कौन सा, तो कहा कि आप 80 में वोट डाल दी, 83 में बोला नहीं सब झूठ है। तो कहते रहो ना आप झूठ, कौन पूछ रहा है उसको? खबर बन गई कि नहीं बन गई आज की कि सोनिया गांधी को नोटिस हो गया, बात खत्म। कल अखबारों में ही दिखेगा आपको। कल राजनाथ सिंह जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे लोकसभा के अंदर, जरा मैं चाहता हूं दर्शक वो दृश्य देख लें एक बार, जरा दिखाइए वो दृश्य। देखना है इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम तो नहीं है। कौन बैठाएगा? हमारे हेमंत सर, ये दृश्य देख करके जेपी नड्डा और धनखड़ साहब की याद नहीं आ जाती है? जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब, धनखड़ साहब आसन पर बैठे थे और जेपी नड्डा साहब बता रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, जस्ट लाइक लोग राज्यसभा के सभापति। उसी तरीके से राजनाथ सिंह साहब को देख करके याद नहीं आ रही है कि राजनाथ सिंह साहब जैसे भूल ही गए थे कि लोकसभा अध्यक्ष भी कुछ होता है, लोकसभा उसको एड्रेस करके सारी बात करनी होती है। नहीं देखिए राम प्रकाश जी, उनकी भी कुंठा समझिए। वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस पूरे सिस्टम के अंदर मोदी से सीनियर है, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली बार क्या थे? गृह मंत्री। इस बार उनको डिमोट करके रक्षा मंत्री बना दिया गया। उनकी विद इन दी पार्टी फ्रस्ट्रेशन है। उनके बच्चे पॉलिटिक्स में उतना जबरदस्त तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाए। कहने को रक्षा मंत्री हैं, उनके भी पल्ले कुछ नहीं छोड़ रखा। वैसी सूरत में वो बेचारे करे तो करे क्या? उनको विपक्ष ने अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आपको क्या लगता है राहुल गांधी कभी ऐसे बोलते हैं क्या? अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा, 3 बजे जब भाषण देंगे वो कितनी बार ऑब्स्ट्रक्ट करेगा पूरे का पूरा ट्रेजरी बेंचेस। वो तो नहीं बोलते ऐसे। क्यों? क्योंकि अहंकार का सवाल है। सत्ता का अहंकार आ ही जाता है, और जो मौजूदा सत्ता है उसका तो चरित्रीय अहंकार का, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप ये बताइए, जो अपने से 100 साल से भी ज्यादा बड़ा आदमी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, उनको लेकर के उन कितनी बार इन्होंने ये कहा कल सदन के अंदर कि
बंकिम दा बंकिम दा बंकिम दा, दा बड़े भाई को बोला जाता है बंगाल के अंदर, और अपने से इतने बड़े को बाबू बोला जाता है। तो जब तृणमूल के साथ सांसद ने उसको किया, ऑब्जेक्ट किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं, तो अब थैंक यू करके अपनी पीस एक तरीके से मतलब उसको डैमेज कंट्रोल कर। अब वो वीडियो भी दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको, उस वीडियो को भी दिखाइएगा ताकि दर्शकों को समझ में आए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था कि ये बंगाल की संस्कृति को भी कितना जानते हैं, या जो लिखा है जो किसी ने पकड़ा दिया उसी को पढ़ के चल पड़ते आगे दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर। जब आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपको एक लार्जर संस्कृति की समझ होना आवश्यक होता है। आप सदन के अंदर बोल रहे हैं अपने से इतने बड़े व्यक्ति को जिस तरीके से बाबू बाबू करके, वो दादा बंकिम दा करके, और फिर थैंक यू करके अपनी खींच बिठा रहे हैं। तो ये काफी चीजें कुछ कह रही हैं, चाहे वो राजनाथ हो चाहे ये हो। जिस तरीके से वही तर्क जो कल प्रधानमंत्री कर रहे थे, उन्हीं लाइन्स पे आज अमित शाह ने भी राज्यसभा के अंदर शुरुआत की भाषण की। सवाल इनका तथ्यों से नहीं है, सवाल इनका ऐतिहासिक संदर्भों से नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम पे चर्चा है उसको किसी भी तरीके से बंगाल चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। तो फिर आप बता दीजिए किस चीज से जोड़ना चाहिए, अमित शाह जी बता दें कि क्यों जोड़ना चाहिए। दूसरा ये बता दीजिए कि पूरे संविधान आंदोलन के दौरान कितने आरएसएस के लोग, कितने हिंदू महासभा के लोग वंदे मातरम गाते हुए सजा पाए, केवल संख्या बता दें। जवाब है कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने कल एक नाम लिया कि वीर सावरकर लंदन में इंडिया हाउस के अंदर वंदे मातरम गाया था, बात ही खत्म हो गई, और कोई आदमी नहीं था। और जो थे उनकी सत्यनिष्ठा पे सवाल उठा रहे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अपने सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बंकिम बाबू हो, चाहे जितने भी लोग थे उनके उस पर सारी वो रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर सारी चीजों पे उन्होंने कल जिस तरीके से तथ्यों को मरोड़ के कुतर्क में बदलने की कोशिश की। तो यही सिलेबस तो 100 साल में पढ़ा है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तथ्यों के मामले में तो दे सीवियरली लैक ऑन एवरी डिस्कशन बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट विद देम, देयर पास्ट इज नॉट सो ब्राइट, देयर पास्ट इज रिडिकुलस। उसको नए सिरे से, जो उनकी पूरी भूमिकाएं थी उसको नए सिरे से संदर्भ देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सरदार पटेल के जरिए, कभी उदार किसी और से उदार के सिंदूर के जरिए। हकीकत यह है कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं। सर, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो या एसआईआर पे चर्चा हो, देश को समाधान मिलता दिख रहा है? देश को कोई समाधान मिलेगा या खाली चर्चा करके किसी तरीके से भाई विपक्ष अपना दायित्व तो निभा रहा है और सरकार किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा रही है, क्योंकि मजबूरी है, चर्चा तो करानी पड़ेगी, चाहते तो नहीं है, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर वो विपक्ष को पछाड़ नहीं पा रहे हैं, दबा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष का हर नेता अपनी बात बुलंदी के साथ कहता है। कल गौरव गोगोई से लेकर के प्रियंका गांधी तक ने जो हश्र किया है, अखिलेश यादव ने जो हश्र किया है, आज जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों ने बोला है, विपक्ष को कहीं वो दबा नहीं पा रहे। लेकिन क्या समाधान की तरफ बढ़ेगा देश, सरकार बढ़ेगी समाधान की तरफ, मंशा दिखती है ऐसी? राम प्रकाश जी, समाधान उनको समाधान तो आप जब मानोगे जब आप समस्या को स्वीकार करोगे। अगर लोगों की तो ट्रेनिंग ये है कि समस्या को स्वीकार ही नहीं करना है, बात ही खत्म होगी ना। फिर जब किसी मुद्दे को आप एक्सेप्ट, आप क्या कह रहे हो कि एसआईआर पे चर्चा करो, मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं चुनाव सुधारों पे चर्चा करो। कौन से चुनाव सुधार बताओ कौन से चुनाव सुधार की, कौन से डिस्कशन में, कौन सा नैरेटिव? और यही कारण है कि जब आप समस्या को स्वीकार नहीं करोगे तो समाधान की तो कल्पना ही संभव नहीं है ना। आज जो कुछ सदन के अंदर हुआ, क्या कहा अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा तथ्यों के साथ कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। कहा कि नहीं कहा? तृणमूल सांसदों ने क्या कहा कि ये वोट डिलीट करने के टूल के अलावा कुछ नहीं है, और सबको पता है कि इसी नागरिकता तय नहीं कर सकता। उसके बावजूद मान गए क्या? नहीं मानेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त किसी सवाल का जवाब देते हो तो किसी सवाल का जवाब लेके दिखा दीजिए आप। और कैसे कैसे कुतर्क करते हैं भाई, हैरान हूं। क्या कह रहे थे कि अगर आपने जो क्या कानून बढ़ा दिया इन्होंने कि जो वोटिंग पोलिंग बूथ से उसकी फुटेज कोई मांगना चाहे तो हम नहीं देंगे। क्यों? कि बहन बेटियों की बहुओं की मैं फोटो दे दूं क्या?
और केरल के अंदर जो बीएलओ एक डांस कर रहे हैं, उनका वीडियो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, महिलाएं हैं उसके अंदर, वो किसी की बहन बेटियां नहीं। तो कुतर्क की कोई सीमा नहीं। और आज तो अखिलेश यादव ने एक कदम आगे जाकर के कह दिया कि यूपी के अंदर एनआरसी का काम हो रहा है और यूपी के सीएम कथित तौर पर कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं खुलकर नहीं कर सकते, एसआईआर के बारे में कर रहे हैं। और कल्याण बनर्जी ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की चुनाव तय करने की अथॉरिटी ही नहीं, उसके बावजूद 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट, और बीजेपी जश्न मनाती है। और कमाल देखिए, चुनाव आयोग के अंदर एसआईआर को लेकर के डिफरेंसेस थे। आज ये बात स्पष्ट होगी ना, सारी चीजें क्लियर होगी कि जिस तरीके से नंबर 2 जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने किस तरीके से उस पर नोट लिखा, इन्होंने उसको भी गोल मटोल करके घुमा दिया सारे का सारा। अंदर कहीं ना कहीं था। उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरेआम चुनाव आयोग के साथ खड़ी होती है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एजेंडा क्या है। और मनीष तिवारी ने आज उससे भी आगे जाके कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सिलेक्टिव एरियाज के अंदर एसआईआर कराने का अधिकार है, पूरी की पूरी स्टेट्स और देश के अंदर पूरे में कराने का अधिकार नहीं है। ये 100% गैर कानूनी है। सोचिए आप। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें पेंडिंग है। बिहार में एसआईआर प्रोसेस शुरू होते ही चैलेंज किया गया था, चुनाव का रिजल्ट आ गया, नई सरकार बन गई, 90% स्ट्राइक रेट आ गया, सारी बात होगी, फैसला तो नहीं आया। तो आपको क्या लगता है बंगाल से पहले आ जाएगा, उत्तर प्रदेश से पहले आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। और कोई अगर सदन में ये कह दे कि आपने न्यायपालिका को बंधक बना दिया तो उसको एक्सपंज कर देते हैं। कल प्रियंका गांधी का कमाल देखिए, उन्होंने जब ये कहा ना कि बैटिंग ऐप की जो छाया है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा रही है, उसको एक्सपंज कर दिया गया जब आज कार्रवाई आई तो। दैट हैज बीन एक्सपंज्ड। क्या बात है, उसमें क्या गलत था? आरोप है, विपक्ष का नेता है, लगा रहा, आप जांच करा लीजिए। एक्सपंज करने का क्या मतलब? तो समाधान तो वो आदमी करेगा राम प्रकाश जी जो समस्या को स्वीकार करेगा। अगलों ने समस्या स्वीकार करने सीखी नहीं, तो बाकी सब बातें तो फिर खत्म हो जाती है उसके साथ। निश्चित तौर पे अब आज इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात होगी, एसआईआर पे बात हो या इलेक्शन रिफॉर्म से भी बात हो, असल मुद्दा ये है कि उसका समाधान मिलना चाहिए। रही बात सरकार के कामकाज की, तो सरकार अपने कामकाज के तरीकों को लगातार दिखाती रही है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार के लिए ना तो कोई नेता है और ना किसी नेता का कोई सम्मान, चाहे वो कितने भी बड़े कद का नेता हो। आज मोदी जी के आगे इस देश में कुछ भी नहीं है, और ये मोदी जी को ही, शायद मोदी जी के डर की अनुभूति ही है, डर ही वो वजह है जिसकी वजह से वो किसी भी नेता को ऐसा नहीं रहने देना चाहते हैं कि जिसका कद देश के लोग उससे बड़ा महसूस कर पाए। हालांकि मोदी जी ये भूल जाते हैं कि इस देश में, ये भारत देश ऐसा देश है कि यहाँ लकीर मिटाने से लकीर छोटी नहीं हो जाती, वो निशान वैसे का वैसे रहता है किसी भी कागज पर। लेकिन फिर समस्या वहीं आके खड़ी हो जाती है कि ये बात भी वो समझ सकता है जो स्कूल गया हो, पढ़ा लिखा हो, जिसने कॉपी किताब देखा हो। कॉपी पर जब लिखा गया होगा तब तो मिटाया गया होगा, उसके बाद तो पता होगा कि हाँ, मिटाने से भी दाग रह जाता है, निशान छोड़ता है वो मिटाया जाना भी। तो ये चीजें हैं, देश भी समझे, मोदी जी भी समझ लें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। सरकार समझ ले कि इन सारी चीजों से राजनीति ये नहीं है, आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, एक युद्ध की तरीके से माहौल बना रहे हैं राजनीति के लिए। ये सारी चीजें एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं हो सकती हैं। चर्चा चाहे जितनी देर करा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।